पढ़ो। कल पढ़ लिया था लोकसभा। अब आज है सदन का नेता या विपक्ष का नेता। अब ये सदन कहने का मतलब है दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। सदन के नेता को हम पक्ष का नेता भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये पक्ष। और वो तो विपक्षी पार्टी का होगा ही कोई एक। तो ये दोनों सदनों में होंगे, लोकसभा में भी, लोकसभा में सदन का नेता, और इसी तरीके से राज्यसभा में सदन का। और विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष का क्या होगा लोकसभा में? लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और इसी तरीके से राज्यसभा में विपक्ष का। अब ये 4 जगह हो गया, ठीक। लेकिन डिसीजन कहाँ से होगा, निर्णय कहाँ से होगा? तो सबसे पहले आपने पक्ष और विपक्ष जाना कहाँ से? सरकार से। यही तो समझ में आता है कि जो पार्टी सरकार चला रही है वो कौन सी पार्टी कही जाएगी? सत्तारूढ़, या जिसमें जो बहुमत वाली सरकार, बहुमत वाली पार्टी होगी, वही तो सदन, वही तो मंत्रिपरिषद बनाएगी और वही सरकार को चलाएगी। मतलब वो कार्यपालिका को रिप्रेजेंट करती है। और कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कौन देता है? मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व कौन देता है? कौन सा सदन देता है? लोकसभा। यानी ये सारा डिसीजन की सदन का नेता कौन होगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, ये आएगा आपका लोकसभा के सदन। लोकसभा में जो पार्टी सबसे अधिक मत प्राप्त करेगी, मत प्राप्त करने का मतलब है जिसका सदस्य संख्या सबसे अधिक होगा, वही तो सरकार में होगी। उस पार्टी को हम क्या कहेंगे? पक्ष कह लो, या फिर हम उसी को कह सकते हैं सत्तारूढ़ पार्टी, जो सत्ता पर काबिज। सत्तारूढ़ पार्टी ये अपना मंत्रिपरिषद बनाएगी और इसी से क्या आएगा? प्रधानमंत्री बनेगा। अब प्रधानमंत्री तो यहां से भी हो सकता है, ठीक। अब जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी वही सदन में नेता घोषित करेंगे अपना, लोकसभा में भी। और नियम ये है, हालांकि ये संवैधानिक पद नहीं है। कभी अगर पूछ लिया जाए कि क्या सदन के नेता की चर्चा संविधान में की गई है? नहीं की गई है। विपक्ष के नेता की चर्चा संविधान में है? नहीं है। ये संसद की जो नियमावली है, जो भी कार्यवाही होती है उसकी एक नियमावली, जो संसदीय नियमावली का हिस्सा है, ठीक, संविधान का हिस्सा नहीं। तो जो पार्टी सत्तारूढ़ होगी वही, उसकी कुछ सदन, वो तभी तो सत्ता में आई होगी जब लोकसभा में उसका बहुमत होगा। तो उसके जो सदन में लोग होंगे, यानी लोकसभा में जो सदस्य होंगे, उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को वो क्या करेगी? लोकसभा में अपना सदन का नेता घोषित करेगी। और वही पार्टी भले ही राज्यसभा में कम हो, क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट नहीं करती, राज्यसभा में हो सकता है उसका बहुमत ना हो, लेकिन वही पार्टी राज्यसभा में भी अपनी पार्टी जो उसके सदस्य होंगे राज्यसभा में, उन लोगों में से किसी एक को सदन का नेता घोषित करेगी। यानी सदन का नेता आएगा, लोकसभा में जो पार्टी सबसे बड़ी होगी उस पार्टी का एक मेंबर जो लोकसभा में होगा वो सदन का नेता लोकसभा में बनेगा, और उसी पार्टी का जो मेंबर राज्यसभा में होंगे, जितने मेंबर, उनमें से कोई एक मेंबर राज्यसभा का सदस्य का नेता बनेगा। अब होता क्या है जनरली, देखो, सत्तारूढ़ पार्टी अगर मंत्रिपरिषद बनाएगी तो प्रधानमंत्री भी इसी का होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का, यही तो होगा। ज्यादातर केसेस में प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? लेकिन आपने भी देखा है मोदी जी से जो पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? मनमोहन सिंह। वो किसके सदस्य थे? वो तो लोकसभा के थे नहीं, हालांकि वो प्रधानमंत्री थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि
प्रत्येक केस में हर बार प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता होगा। वो जिस सदन से किसी एक से तो आया होगा ना चुनकर, तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो यदि वो लोकसभा से चुनकर आया है तो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से वो लोकसभा में सदन का नेता होगा, और यदि वो राज्यसभा में चुनकर आया है तो वह सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सदन का नेता होगा। यानी इन दोनों जगह में से किसी एक जगह तो प्रधानमंत्री होगा। बात समझ में आ गई? सदन का नेता कौन होगा? जिसका उस पार्टी का कोई एक सदस्य होगा जो बहुमत में होगी, यानी जिसकी सरकार चल रही होगी। बहुमत कहां पर देखोगे आप? लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं देखना, क्योंकि राज्यसभा डिसाइड नहीं करती सरकार किसकी बनेगी, लोकसभा डिसाइड करती है। लोकसभा में जो पार्टी सरकार बनाएगी देश में, उसी के सभी सदस्यों में से कोई एक सदस्य यहाँ पर सदन का नेता होगा, और उसी पार्टी का राज्यसभा में कोई एक सदस्य राज्यसभा में सदन का नेता होगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं या तो लोकसभा से होगा या राज्यसभा से होगा, तो जिस भी सदन से प्रधानमंत्री आएगा वो एक जगह वो सदन के नेता की भूमिका निभाएगा। इस समय अगर बात करें तो लोकसभा में सदन का नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि पूछा जाए कि लोकसभा में भारत के सदन के नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र। कहां से चुनकर आए हैं ये? लोकसभा के सदस्य हैं तो किसी जगह से जीत कर आए होंगे, काशी, बनारस। कुछ प्रमुख लोगों के याद रखो संसदीय क्षेत्र क्या है। कोट उनका बताया था, ओम बिरला का कोटा राजस्थान अध्यक्ष। अब ये किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी से। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई एक नेता होगा। अब ये तो यहाँ हो गए, तो राज्यसभा में कौन है? पीयूष गोयल। ठीक, समझ में आ गया? अब ये तो देखो बात हो गई सदन के नेता की। अब सदन का नेता तो उस पार्टी से आ जाएगा जो सरकार बनाएगी, लेकिन बची हुई पार्टियों का क्या? उनकी तो सरकारें नहीं। अब ये जरूरी नहीं है कि दो ही पार्टियां देश की संसद में हो, कि बीजेपी और कांग्रेस ही हो। तो बीजेपी वाले अगर सरकार बना ले तो कांग्रेस वाले विपक्ष में हो जाएंगे, ऐसा कहना तो सही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कई सारी पार्टियां हैं, है ना। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, आरजेडी है, नेशनल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली है, तृणमूल कांग्रेस, तो बहुत सारी पार्टियां हैं। अब सभी देखो जो सत्तारूढ़ हो गई वो तो इस पोस्ट पे चली गई, यानी उसका बहुमत है वो सरकार में। बाकी सब पार्टियां किसमें है? विपक्ष की कैटेगरी में, वो सरकार में नहीं है। अब विपक्ष का नेता होता है कि विपक्षी पार्टी का कोई एक नेता बना दो। अब यदि इतनी सारी पार्टियां विपक्ष में बैठी हैं तो क्या फिर सभी पार्टियों का एक एक नेता बनाया जाएगा? अब बना दो तो क्या दिक्कत? देखो, जो भी ये चारों सदस्य आप पढ़ रहे हो, सदन का नेता लोकसभा में, सदन का नेता राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये सभी लोगों की जो समकक्षता होती है, समतुल्यता होती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर। तो हर पार्टी का अगर एक एक सदस्य आप बना रहे हो तो हर पार्टी के एक एक व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। उसे उतनी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उतना ही वेतन देना पड़ेगा, उतना ही भत्ता देना पड़ेगा। तो ये तो संभव नहीं है कि हम हर पार्टी का एक एक सदस्य विपक्ष के नेता के तौर पर चुने। तो फिर कौन सी पार्टी को विपक्ष के नेता बनाने के लिए हम आमंत्रित करेंगे? यानी ऑफिशियल तौर पे हम किस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा देंगे? अब बात ये किसको दिया जाएगा? इतनी सारी पार्टियां हैं तो किसको विपक्ष? सपा का दे दें? अब कोई नियम तो होगा ना, ऐसे तुम्हें अच्छी लगती है तो सपा, जो इसके बाद दूसरे नंबर पे रही हो। ठीक है, देखो सही बात है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल देखना पड़ेगा। सदन का नेता सबसे बड़ी पार्टी और उसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी हो
सामान्यतः उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता है। लेकिन संसदीय नियमावली ये कहती है कि जो दूसरे नंबर की पार्टी हो सबसे बड़ी, उसको विपक्षी पार्टी कहेंगे तो, लेकिन उसका लोकसभा में कितना सदस्य होना चाहिए नहीं पता। लोकसभा के, बस यही याद रखना है, ये डिसाइड करेगा विपक्षी पार्टी का दर्जा मिलेगा किसे, अपने मन से कोई नहीं देगा। लोकसभा के सभी सदस्यों का 1/10 हिस्सा उस पार्टी के सदस्यों की होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो लोकसभा में 50 मेंबर थे, इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, यानी कि 5 मेंबर उस पार्टी के होने चाहिए। और इस समय पॉपुलेशन कितनी है लोकसभा में, 543, गुणा कर दो 1/10 का तो कितना आएगा, 54.3। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा कितने सदस्य होने चाहिए थे, 54 सदस्य होने चाहिए थे। और 54 सदस्य नहीं होंगे तो भले ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो, हम उसे विपक्षी पार्टी नहीं कहेंगे। नियम के अनुसार क्या है, कितने सांसद होने चाहिए लोकसभा में, 54, है ना, 1/10 सदस्य होना चाहिए। अब ये बदलता रहेगा, जैसे ही लोकसभा में स्ट्रेंथ बदलेगी ये नियम बदल जाएगा, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो 1/10 याद रखना। इसको कोरम भी कहते हैं, सभी सदस्यों का 1/10 हिस्सा कोरम कहलाता है। कार्रवाई शुरू करने के लिए वो जरूरी रहता है सदन की कार्रवाई के लिए, बताऊंगा आगे। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है दूसरे नंबर की देश में, लेकिन वो इस नियम को फॉलो, क्योंकि उसके 54 सदस्य नहीं है, कम है। तब अब नहीं है तो फिर टेक्निकल रूप से कोई भी पार्टी विपक्षी पार्टी की भूमिका में नहीं है। अब ये देश की जो सरकार चला रही है, जो पार्टी बीजेपी, यानी देश की सरकार को अब ये अपना कह सकते हैं एक निर्णय है कि वो चाहे तो दूसरे नंबर की पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दे और चाहे तो ना। और यदि 1/10 पूरा कर लेते तब तो देना ही पड़ता नियम के अनुसार। इस समय चूंकि कोई भी पार्टी के, बीजेपी को छोड़ दो, उसके बाद कोई भी पार्टी के लोकसभा में 1/10 हिस्सा नहीं है टोटल संख्याओं का, तो इसलिए इस समय टेक्निकल रूप से कोई विपक्षी पार्टी नहीं है। लेकिन सरकार ने इस समय कांग्रेस को विपक्षी पार्टी का दर्जा दे रखा है, ठीक, क्योंकि वही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, 44-45 सदस्य हैं, तो उसके तो कांग्रेस को विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला है। हालांकि वो नियम के अनुसार पूरा कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन दे रखा है। तो लोकसभा में इस समय विपक्षी पार्टी कौन सी है, सबसे पहले तो याद रखना, सभी को नहीं मिलेगा। विपक्षी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस हो गई, कांग्रेस का नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी है। और विपक्षी पार्टी की तरफ से विपक्ष का नेता कौन है लोकसभा में, विपक्ष का नेता, इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, याद रहेगा ये। इनकी रैंक दूसरी पार्टी में होते हुए भी कैबिनेट मिनिस्टर की होगी, बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये पद सृजित किया गया। इसका महत्व है, भारतीय संसदीय प्रणाली में इसका महत्व। इसी तरीके से अब जो पार्टी यहाँ विपक्षी पार्टी है वही यहाँ होगी, इसका अलग से नियम नहीं है कि इसका 1/10 करते फिरो। लोकसभा से देखो, क्योंकि लोकसभा ही डिसाइड कर रही है सरकार में कौन होगा, और फिर वही डिसाइड करेगी विपक्ष में कौन होगा। लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी से ही, अभी तो मैंने सदन का नेता भी नहीं बताया, राज्यसभा में कौन है, पीयूष गोयल बता दिए, हाँ ठीक। और राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, नहीं पता, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या नाम है इनका, मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रहेंगे चारों नाम। लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राज्यसभा में पीयूष गोयल को इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, जब उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया
तो उसी के बराबर समकक्ष का एक पोस्ट दे दिया गया राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा से आते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है इस समय? ये अलग बात है कि उनकी पार्टी, विपक्षी पार्टी की जो नियम और शर्तें हैं वो पूरी नहीं करती, और उस आधार पे अब फिर सरकार के पास ये निर्णय चला जाता है कि वो किससे विपक्षी पार्टी उसे बनाएगा दूसरी बड़ी पार्टी को या नहीं बनाएगा। तो हालांकि बना के रखा हुआ है अधीर रंजन चौधरी, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। इससे पहले गुलाम नबी आजाद थे, जो राज्यसभा से रिटायर हो गए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आए। दूसरा कुछ तथ्य यहाँ समझ लो, किसी के मन में आ रहा हो भाई चांद, कभी ऐसा हो जाए कि दो पार्टियां 1/10 को पूरा कर ले, तब क्या होगा? तब दोनों पार्टियों से एक एक बना दे? नहीं, तब क्या होगा? यानी इस सदस्य संख्या को पूरा कर ले, यानी 1/10 से ज्यादा कर ले, तो क्या होगा उस स्थिति में? अगर दो पार्टियां या दो से अधिक पार्टियां, दो या दो से अधिक, दो कह लो या दो से अधिक कह लो, जब इसको फॉलो कर जाए, यानी कि इसको पूरा कर ले, तब क्या होगा? तब उन्हीं पार्टियों में से जो सबसे बड़ी होगी, हालांकि ये सही बात है उसके नीचे वाली भी पार्टी इस समय कोरम पूरा कर रही है, लेकिन उन सभी पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी तब सिर्फ उसी को बनाएंगे, ठीक। और कभी ऐसा हो जाए मैच टाई हो जाए दो पार्टियों के बीच में, 54-54, फिर सरकार चाहे उसको बना दे। सरकार, हाँ, सरकार और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका रहेगी इसमें, ठीक है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली ने ऐसा कभी देखा और ऐसी संभावना बेहद कम है, लेकिन बहुत स्पष्ट नियम नहीं है इसके लिए, यदि मैच टाई हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। हमारी बात, बहुत नियम स्पष्ट नहीं है इसके लिए, और ऐसा कभी अभी तक हुआ नहीं, और संभावनाएं बेहद कम। जैसे भी ये सारा टॉपिक जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, संसदीय कार्यपालिका, ये शब्द आपको आने चाहिए कि सदन का नेता कहते कैसे हैं। राज्यसभा से डिसाइड नहीं होता, लोकसभा से डिसाइड होता है। सरकार जो डिसाइड करता है वही सदन का नेता और वही विपक्ष का नेता तय करेगा। इन सभी की रैंक जो होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर होती है? कैबिनेट मंत्री के सारे वेतन भत्ते या सुविधाएं कह लो, वो कैबिनेट मिनिस्टर के ही बराबर होती हैं और समतुल्य होती हैं, ठीक। इसको नोट डाउन करो।